बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपका इंस्ट्रक्टर ज़ीशान खान एक मरतबा फिर प्रेप एक्सपर्ट के प्लेटफॉर्म से हाजिर हुआ चाहता है। आज की हमारी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्री टेस्ट के हवाले से, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको सिलेबस के हवाले से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, और ख़ास करके जहाँ तक इंग्लिश के सिलेबस के हवाले से बात है उसमें बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्या पूछा जाएगा, उसमें कॉन्टेंट क्या होगा। दो कि ये चीज़ें आपको एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन में सारी क्लियर की जाती हैं, लेकिन अगर ऑलरेडी आप इस चीज़ को जहन में रखकर एंट्री टेस्ट की क्लास में जाते हैं तो वो चीजें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो इसीलिए आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं पीएमडीसी सिलेबस फॉर इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश का वेटेज जो है वो सबसे कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश में ही पेश आती है मुश्किल। लेकिन आज हम आपकी ये तमाम मुश्किलात को दूर कर देंगे और पीएमडीसी के इंग्लिश सिलेबस के हवाले से जो भी आपके जहन में क्वेश्चंस हैं, जो भी कंफ्यूजन है, उनको आज हम अपनी इस वीडियो में दूर कर देंगे। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो और आप अच्छे तरीके से इन चीजों को समझ पाए। तो जनाब हम ऐसा करते हैं कि शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमने 5 बेसिकली कैटेगरीज में इस इंग्लिश के सिलेबस को डिवाइड किया है, 5 कैटेगरीज में। तो मैं कैटेगरी वाइज ही आपको ये सारी एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपने उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, क्या वो सारी चीजें हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहली अगर कैटेगरी की बात की जाए तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यानी कि जाहिर है अगर जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने इस चीज को शामिल किया है इस कंटेंट को, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है। कैटेगरी 1 की अगर हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं वो है जी डेमोन्स्ट्रेट कंट्रोल ऑफ टेंसेस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। जी हां, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से कि आपको टेंसेस के हवाले से मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से भी मालूम होना चाहिए। इस हवाले से वहां पर क्वेश्चंस आते हैं आपके एंट्री टेस्ट के अंदर इन टॉपिक्स में से। यह है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अगर हम बात करें बेंचमार्क क्या है, गाइडलाइन जो होती है, गाइडलाइन जो होती है वो स्टूडेंट्स के लिए वो क्या है, तो जी यूज करेक्ट टेंसेस एंड सेंटेंसेस सेंटेंस स्ट्रक्चर इन राइटिंग, ताकि जब कभी भी आप लिखें तो आपके जो आपका रिटन जो भी पीस होगा उसके अंदर आपने अच्छे तरीके से टेंसेस को यूज करना है और उसका स्ट्रक्चर भी सही तरीके से होना चाहिए। आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ टेंसेस, और फिर टेंसेस आपको दिए जाते हैं उसमें से आपने मिस्टेक्स को भी फाइंड आउट करना होता है। एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इन रिटन टेक्स्ट, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया जाता है या फिर कोई टेंस दिया जाता है, उसमें किसी न किसी मिस्टेक को आपने फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद कंटेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर और जो टेंसेस हैं उसके लिए क्या कंटेंट्स शामिल होते हैं जी, देख लें। ऑल द प्रेजेंट टेंसेस, सारे के सारे प्रेजेंट टेंसेस आपने उसके अंदर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने होते हैं। फिर ऑल द पास्ट टेंसेस, उसके बाद स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो आप एफएससी में भी पढ़ के आते हैं। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। फिर आपके टाइप्स ऑफ क्लॉजेस और फ्रेगमेंट्स, यानी कि आपकी जो फ्रेजेस होती हैं उनके हवाले से पूछा जाता है। तो ये इसमें से ये जो हमारी कैटेगरी है टेंसेस की और सेंटेंस स्ट्रक्चर की, इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंट्री टेस्ट में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने समझनी है। सैंपल एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि आपने ब्लैंक्स को फिल करना होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से। एज यू कैन सी हियर कि he dash in the states but he still does not have a command over the English language. So you have 4 options under this statement और उसमें से एक आपकी करेक्ट होती है जिसको आपने सेंटेंस को पढ़ने के बाद उठाना होता है कि ये कौन सा टेंस है, इसमें कौन सा वर्ब की फॉर्म आएगी। जैसे देखें have been living यहां पर आ जाता है, ये हमारा जो है वो क्रॉस हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। उसके बाद हैज बीन लिविंग को आप करेक्ट कर देंगे, ही हैज बीन लिविंग इन द स्टेट्स बट ही स्टिल डज नॉट हैव अ कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहां पर आपका ये बाकी सारे आपके गलत हो जाएंगे। ये आपका बीटा जो है वो सही ऑप्शन होगा, वो आपने वहां पर भी ऐसे ही करना है। अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि यहां पर हैज बीन क्यों आया, वो हमारे आगे लेक्चर्स इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर आप देखेंगे तमाम टॉपिक्स के हवाले से, तो उसमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी जो राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू उसका सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न होता क्या है, किस तरीके से डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से आपके एमसीक्यूज आते हैं, अभी हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद इसी कैटेगरी के अंदर से आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, स्पॉट द एरर, यानी कि आपको पूरी एक स्टेटमेंट दी जाती है, उसमें 4 ऑप्शंस को अंडरलाइन किया जाता है, ए बी सी डी। जैसे हम ये देखें, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, यहां पर जी आपका चार्ली हो गया और ये आपका डेल्टा हो गया। ठीक है जी। अब इनमें से हमने देखना है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है, आपने उसको फाइंड आउट करना है। तो हम अगर इस सेंटेंस को देखते हैं और टॉपिक को देखते हैं तो यहां पर आपका जो है वो यहां पर ये इसमें मिस्टेक है बीटा में। ठीक हो गया, वहां पर आपने इस तरीके से इसको करना है। तो स्पॉट
जो है वो इस तरह से भी आपका इसमें आ सकता है। फिर जी हमारा है एमसीक्यू, इस तरह से भी आ सकता है, चूज अ सेंटेंस विद करेक्ट स्ट्रक्चर। आप देखें जैसे आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसका जो अपना जो स्ट्रक्चर है वो करेक्टली यूज हुआ है। तो यहां पर देखें, आई वुड बिलीव यू इफ यू हैडंट टाइड टू मी बिफोर, लाइड टू मी बिफोर। आई वुड हैव बिलीव यू, ये भी हमारा नहीं हो सकता, ठीक हो गया जी। और ये भी हमारा नहीं हो सकता। आई वुड हैव बिलीव्ड यू इफ यू डिड नॉट, ये भी हमारा नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन जो है वो डेल्टा हो जाएगा। ये कंडीशनल में से है, ठीक हो गया जी। तो ये वाला जो कंडीशनल का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ठीक है, बाकी तीनों रॉन्ग है। अगेन वही बात आ जाती है कि ये क्यों ठीक है, वो इंशाल्लाह लेक्चर्स के दौरान आप जान पाएंगे। फिर इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से भी इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, और आता भी है क्वेश्चन, जैसे कि चूज अ सेंटेंस विद करेक्ट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। वो जो 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, आप स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें सिंपल होता है, कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, एंड देन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आपने क्या करना है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपने यहां पे उठाना है। अब देखिए जी, ही कुड अटेंड द मीटिंग बिकॉज ऑफ हेवी रेन इन द मॉर्निंग, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की जो फीचर्स हैं उन पे नहीं पूरा उतरता। फिर जॉन एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द ग्राउंड वेयर दे विल प्लांट सम ट्रीज एंड वाटर देम एज वेल, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद शी सेड दैट शी वाज नॉट गुड इनफ टू कंप्लीट द टास्क, ये भी आपका गलत है। अगेन द राइट ऑप्शन इज डेल्टा बिकॉज दिस इज कंप्लेक्स कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। माई फ्रेंड केम टू सी मी यस्टरडे बट ही लेफ्ट अर्ली बिकॉज ही हैड टू पिक हिज फादर। तो यहां पर आपका ये वाला जो है वो ठीक हो जाएगा। तो आपको पता चल चुका होगा कि कैटेगरी 1 जो है उसमें आपका टेंसेस के हवाले से और सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं, और आपको बता दिया कि किस तरीके से उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 2। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है जी, डेमोन्स्ट्रेट करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसके अंदर से तकरीबन 2 या 3 एमसीक्यूज तो हम देखते हैं कि वो आ जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ऑल एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर एमडी कैट, वेदर ई कैट, या बाकी जो आप एग्जाम्स वगैरह आप देते हैं, मुकाबले के इम्तहानात होते हैं, तो ये बड़ा टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे तरीके से यूज करना, करेक्टली यूज करना, करेक्टली कैसे यूज किया जाता है इसका ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद बेंचमार्क गाइडलाइन, यानी यूज करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन राइटिंग, और आइडेंटिफाई मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन रिटन टेक्स्ट, ताकि आप जब आगे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाते हैं तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को करेक्टली यूज कर सकते हैं अपनी स्पोकन के अंदर, या अपना कोई रिटन टेक्स्ट जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आप अच्छे तरीके से यूज कर सके। कंटेंट्स क्या है जी, इसमें आपने क्या करना होता है, टेक्स्ट बुक्स यूज्ड इन HSSC और CIE फॉर सेलेक्टिंग टेस्ट आइटम्स। जी हाँ, तो इसके लिए आपने प्रिपरेशन कहां से करनी है, ठीक है। जो आपका कंटेंट्स है वो वहां कहां से आपने देखना है, जो आप FSC के अंदर बुक्स आप पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर कैम्ब्रिज की जो बुक्स होती हैं AO लेवल्स की, उसके अंदर से उसी तरह के सेंटेंसेस आएंगे जो आप पहले पढ़ के आ चुके होते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर से इसके हवाले से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आपको आते हैं। सबसे पहले जो है हमारा स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर में देखिए, द प्लम्बर along with his helper are expected to come soon, so I request you to wait। यहां पर अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से यहां पर आपकी मिस्टेक है, यानी कि इसको अगर आप अल्फा करते हैं तो बीटा में आपकी मिस्टेक आ जाती है। तो ये क्यों मिस्टेक है, अगेन वही बात कि ये पता चल जाएगा आपको जब आप प्रिपरेशन करेंगे इस चीज की। दूसरा क्वेश्चन इसमें, चूज अ करेक्ट सेंटेंस। 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है जी। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं, कैटेगरी 2, ये याद रखिएगा। तो इसमें से भी हमने वो वाला स्ट्रक्चर उठाना होता है जहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है वो सही तरीके से अप्लाई हुआ हुआ हो। जैसे ही इज वन ऑफ द सोल्जर, ये गलत हो गया, हमारा नहीं हो सकता। ही इज वन ऑफ द सोल्जर, ये भी नहीं हो सकता। ही इज वन ऑफ द सोल्जर्स हु रियली फाइट फॉर द कंट्री, ही इज वन ऑफ द सोल्जर्स हु रियली फाइट। तो हमारा यहां पर चार्ली हो जाएगा। तो चार्ली इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपके 2 तरह के आ सकते हैं, करेक्ट सेंटेंस, चूज अ करेक्ट सेंटेंस भी हो सकता है, और स्पॉट द एरर, अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा के ऑप्शन के साथ जो अंडरलाइन होते हैं। यहां तक आई होप कि आपको चीजें समझ आ चुकी होंगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 3। और कैटेगरी नंबर 3 का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है जी, मकासद क्या है, डेमोन्स्ट्रेट करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशंस एंड आर्टिकल्स। अगेन very important topic and very confusing topic for some of the students because they definitely try their best, but without understanding you can't do it।
तो ज़ाहिर अंडरस्टैंडिंग आपको कहां पर आएगी? अंडरस्टैंडिंग आपको आएगी जब आप एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। तो याद रख लें, हमारी जो तीसरी कैटेगरी है उसमें जो चीज आती है वो प्रीपोजिशंस और आर्टिकल्स, इनके हवाले से पूछा जाता है। और इसका बेंचमार्क क्या है जी? ताकि आप अच्छे तरीके से या जो करेक्ट प्रीपोजिशंस होती हैं, करेक्ट आर्टिकल्स, उनको आप यूज कर सकें। और इसमें भी आपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना होता है, किसकी मिस्टेक्स को, आर्टिकल्स की मिस्टेक और प्रीपोजिशन की मिस्टेक्स आती हैं उनको आपने ठीक करना होता है। उसके बाद फिर सेलेक्ट एप्रोप्रिएट आर्टिकल और प्रीपोजिशन फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। फिर आपको ब्लैंक्स के अंदर भी दे दिया जाता है जी यहां पर कौन सी प्रीपोजिशन आएगी या कौन सा आर्टिकल आएगा। इस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो कंटेंट्स आपके जी, द टेस्ट आइटम्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट कॉमन टू द टेक्स्ट एट HSCC एंड CIE लेवल। मतलब ये उन बुक्स में से उठाया जाता है या उन बुक्स जैसी बुक्स में से उठाया जाता है जो आप FSC में या AO लेवल्स में पढ़ के आते हैं। तो ऑलरेडी आप इन सब चीजों के साथ फेमिलियर होते हैं। तो सैंपल क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, इसमें से MCQs किस तरह आते हैं आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस के हवाले से। जैसे यहां पर आपको दिया गया एक स्टेटमेंट है जी, चूज एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। हिज रिक्वेस्ट वाज टर्न्ड डैश बाय द अथॉरिटीज। यू हैव 4 ऑप्शंस: टर्न अवे, टर्न बैक, टर्न डाउन, टर्न ऑफ। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो आपका चार्ली ऑप्शन है वो आपका ठीक हो जाएगा, टर्न डाउन। ठीक हो गया जी। इसी तरह से आगे अगर हम चलें तो दूसरा जो है MCQ, चूज अ सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल। शी कैन प्ले अ पियानो एंड अ गिटार, ये गलत ऑप्शन है। उसके बाद शी कैन प्ले द पियानो एंड द गिटार, ये हमारा राइट ऑप्शन है। दूसरे नंबर पर ये आ गया, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। बाकी जो है वो ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। शी कैन प्ले द पियानो एंड द गिटार। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आते हैं आर्टिकल्स में से और प्रीपोजिशंस में से, जिनको आपने अटेम्प्ट करना होता है। नाउ दिस इज सेकंड लास्ट कैटेगरी। ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं इसका। अब सिलेबस की हम चौथी कैटेगरी पे पहुंच गए हैं। डेमोन्स्ट्रेट करेक्ट यूज ऑफ राइटिंग कन्वेंशंस ऑफ स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन टू क्लैरिफाई मीनिंग्स। पंक्चुएशन के अंदर बच्चों को जो है वो बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज भी उन्होंने इसके अंदर डाली हुई है ताकि आप पंक्चुएशन का सही इस्तेमाल सीख सके। तो इस तरह से इसमें पंक्चुएशन के हवाले से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको FSC लेवल पर भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें जी कंटेंट क्या है? वही है जी, द टेस्ट आइटम्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द टाइप ऑफ टेक्स्ट रिटन फॉर HSSC एंड CIE कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स एंड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट कॉमन टू बोथ द स्ट्रीम्स। मतलब ये वहीं से आएंगे जो चीजें आप ऑलरेडी FSC में पढ़ के आ चुके हैं या AO लेवल्स में पढ़ के आ चुके हैं। तो उसी तरह से आपको पंक्चुएशन के कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिसमें आपने करेक्ट पंक्चुएशन वाला सेंटेंस चूज करना होता है। करेक्ट करनी कोई भी चीज नहीं होती, आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करनी होती है मिस्टेक, या फिर वहां से आपने राइट जो ऑप्शन है उसको चूज करना होता है। तो कॉन्टेंट्स ये वही चीज आ गई। उसके बाद MCQs के हवाले से देखें कैसे आते हैं। जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वी विजिटेड इस्तांबुल टर्की एंड कोलून हांगकांग लास्ट समर। ठीक हो गया जी, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। वी विजिटेड इस्तांबुल टर्की एंड कोलून हांगकांग लास्ट समर, फिलहाल हम इसको भी छोड़ देते हैं। ठीक हो गया। वी विजिटेड इस्तांबुल टर्की एंड कोलून हांगकांग लास्ट समर, अभी भी इसको देख लेते हैं। फिर है जी, वी विजिटेड इस्तांबुल टर्की एंड कोलून। अब देखें यहां पर डेल्टा ऑप्शन तो हो नहीं सकता, सेमीकोलन की हमें जरूरत ही नहीं है यहां पर। ठीक है, उसके बाद यहां पर यह भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर भी मिस्टेक पाई जाती है। इन दोनों में हमने देखना है कि कहां पर सही पंक्चुएशन का इस्तेमाल हुआ है। तो वी विजिटेड इस्तांबुल टर्की एंड कोलून हांगकांग, ये भी आपका गलत हो गया। तो अल्टीमेटली बीटा इज योर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट चॉइस। अब ये कैसे आई? जाहिर है ये पंक्चुएशन के हवाले से आप सीखेंगे तो आपको ये आराम से पता चल जाएगा। नाउ द लास्ट कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी है जी कंप्रीहेंड की वोकैबुलरी। ये जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंट्री टेस्ट का, और बच्चों को सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो डिफिकल्टी जो फेस करते हैं, जहां पर मुश्किलात आती हैं, वो वोकैब का पोर्शन होता है कि वोकैब को कैसे किया जाए। ठीक है, ये कैसे याद किया जाए, कैसे वर्ड्स को, मीनिंग्स को पहचाना जाए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स को पहचाना जाए। तो वी आर हियर टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, सो यू नीड नॉट टू वरी। ये आपको एंट्री टेस्ट में मुकम्मल लेक्चर्स दिए जाते हैं। यहां पर भी आपको लेक्चर मिल जाएगा हमारे इस चैनल पे, प्रेप एक्सपर्ट के थ्रू भी आपको ये लेक्चर मिल जाएगा कि आपने किस तरीके से वोकैबुलरी को तैयार करना है अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस होता है उसके हवाले से। ठीक है जी, तो हम देखते हैं कंप्रीहेंड की वोकैबुलरी। बेंचमार्क यही है जी, यूज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिटरमिन मीनिंग ऑफ की वोकैबुलरी। ठीक है जी, कॉन्टेक्चुअल क्लॉजेस, अच्छा, फिर इलिस्ट्रेशंस, फिर बैकग्राउंड और प्रायर नॉलेज, फिर मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, फोनिक्स, नॉलेज ऑफ वर्ड रिलेशनशिप्स, नॉलेज ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स। ये सारी चीजें
आपको पता होंगी अगर, तो आप बहुत अच्छे तरीके से और बड़ी आसानी से वोकैब के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स विच विल बी डेफिनेटली क्लियर इन योर लेक्चर्स। और यहां पर भी इंशाअल्लाह ताला जब लेक्चर दिया जाएगा तो ये सारी चीजें क्लियर की जाएंगी ताकि वोकैब के जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना आ सके। तो किस तरीके से जी ये हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं और ये कहां से उठाए जाते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स वो होते हैं जो आपके रूटीन में यूज होते हैं, ठीक है, आप उनको बोलते भी हैं, आप उनको डिफरेंट जगहों पर आप पढ़ते भी हैं, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं। और लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स बड़े मुश्किल से होते हैं और समटाइम्स ऐसा फील होता है कि यार ये वर्ड तो हमने कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, क्योंकि वो इतने ज्यादा यूज नहीं हुए होते, इसलिए वो हमारे जहन में उस वक्त नहीं आते। लेकिन इसके अंदर ये वाले वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं वोकैब के लेक्चर के अंदर, वोकैब के क्वेश्चन के अंदर। तो हाई और लो दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द कोर्स बुक or to be selected from similar context or the context the HSSC and CIE students may be familiar with। तो ये वाले जो है क्वेश्चन ये आपकी टेक्स्ट बुक्स में से भी उठा सकते हैं, आपको कहीं बाहर से भी हो सकते हैं दे सकते हैं, लेकिन वो आसान होगा। लेकिन बेसिकली यहां पर 209 वर्ड्स की एक लिस्ट है जो प्रिपेयर करनी होती है, वो ऑलरेडी PMDC ने उसको दिया हुआ है, आप सबको पता भी है, तो वो आपने प्रिपेयर करनी होती है। और हो सकता है समटाइम्स बाहर से भी उठा के कोई दे दे, लेकिन वो मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा अगर आप वोकैब के लेक्चर को बड़े आसानी से समझ लेते हैं। अच्छा, अब इसमें कैसे आ सकता है जी? आपका सेंटेंस कंप्लीशन का सवाल आ सकता है, ठीक है। सेंटेंस आपने पढ़ना होता है और फिर नीचे तीन ऑप्शंस दिए होते हैं, तो वहां पर जो ब्लैंक होती है उस स्पेस के अंदर आपने फिल करना होता है राइट वर्ड। जैसे एमन वाज सो गुड एट मैथमेटिक्स दैट पीपल कंसिडर्ड हर टू बी अ डैश, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट रिस्पॉन्स। तो यहां पर कैसे आएगा जी? प्रोडिजी, प्रोडिजल, प्रिमिवल एंड प्रोफिलिगेट। तो यहां पर आपका बेसिकली अल्फा आना चाहिए। प्रोडिजी का मतलब होता है आप ज़हीन, ठीक है, सेंसिबल, शार्प माइंडेड वगैरह वगैरह। नाउन आएगा यहां पर, ये आपका बेसिकली एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव यहां पर नहीं आएगा, यहां पर आपका नाउन आएगा टू बी अ प्रोडिजी। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड जुवेनाइल। अब यहां एंटोनिम के हवाले से पूछा जा सकता है, जैसे अब देखें आपने इस वर्ड का जो है ना वो एंटोनिम उठाना है। जुवेनाइल का मतलब होता है यंग एज, ठीक है, एडोलसेंस, यंग एज। अब यहां पर देखें ये भी इसका सिनोनिम आ गया, यहां पर उसके बाद आपका अडल्ट भी स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं सकता, ये भी सिनोनिम है, लाइक मतलब इसको हम क्रॉस कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग भी यहां नहीं हो सकता, तो आपका जाहिर है इसका एंटोनिम जुवेनाइल का ओल्ड आ जाएगा, यंग और ओल्ड ये उसका एंटोनिम में आ गया। तो जी ये आपका सारा जो आज का लेक्चर था मैंने आपको बता दिया कि PMDC का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें क्या चीज़ें शामिल है, कौन सा कंटेंट से कहाँ से प्रिपरेशन करनी है और किस तरह के आपको उसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से आपने उनको अटेम्प्ट करना है। मेरे ख्याल में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होंगी यकीनन। बेस्ट ऑफ लक, इंशाअल्लाह एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।